स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एसएससी पुर। और जैसा कि आपको दिख रहा होगा, आज के लेक्चर ये विलियन चैप्टर यानी सॉल्यूशन चैप्टर का जो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है, ये अपने अंदर 5 मार्क्स रखता है। तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो समझने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा अच्छा तरीके से। और आज देखिए, जितना भी टॉपिक आप देख रहे हो मोल प्रभाव, तो आज हम लोग मोल प्रभाव से कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। और मोल प्रभाव के बाद थोड़ी एक टर्म्स आता है फॉर्मेलिटी का, यानी फॉर्मेलिटी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फॉर्मेलिटी नहीं, फॉर्मलता एक कंसंट्रेशन का टर्म है, ठीक है। फॉर्मेलिटी वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट और टेम्परेचर डिपेंडेंट, यानी ताप पर निर्भर करने वाली और ताप पर निर्भर ना करने वाली क्वांटिटी कौन कौन सी है, जो बेसिकली जेईई मेंस 2016 और 17 का 2 क्वेश्चन है, वो हम करके देखेंगे, ठीक है। चलते हैं। और अगर न्यूमेरिकल आप देखने आए हैं कि जो बोले थे हमने इस वीडियो के लिए, वो अगले वीडियो में कर दूंगा, ये थोड़ा छोटा सा वीडियो रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं मोल प्रभाव। तो मोल प्रभाव की जो बेसिकली डेफिनेशन होती है मोल फ्रैक्शन, जिसे बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मींस होता है भिन्न, जैसा कि आपको पता होगा, तो ठीक है। अब आगे इसको देखते हैं। यानी किसी विलियन का, इसकी डेफिनेशन आप कहीं पूछेंगे अभी, लेकिन फिर भी याद रखिए, क्योंकि डेफिनेशन से ही आप इसे पूरा क्लियर कर पाएंगे। किसी घटक का यानी किसी विलियन में उपस्थित, किसी विलियन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाव उस विलियन में उपस्थित घटक के मोल तथा विलियन के कुल मोल के अनुपात के बराबर होता है। कुल मोल के अनुपात के बराबर होता है। ये डेफिनेशन है, कोई याद करना नहीं, लेकिन इस डेफिनेशन को अगर आप समझ लेंगे ना, तो आपको जो कॉन्सेप्ट है ना मोल प्रभाव क्या होता है, जैसे दिया गया कि इस विलियन में I2 का मोल प्रभाव 0.85 है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है या क्या समझते हैं। इधर न्यूमेरिकल लगाने में आपको बहुत दिक्कत होगी। इधर आप बेसिकली अब हम देखते हैं ये डेफिनेशन पढ़ के कि किसी विलियन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाव उस विलियन में उपस्थित घटक के मोल तथा विलियन के कुल मोल के अनुपात के बराबर होता है। जैसे माना कोई घटक A तथा B है किसी विलियन में, तो इसके मोलों की संख्या स्मॉल है, इसके मोलों की संख्या कैपिटल है। बेसिकली ये विलेय हो जाएगा अगर छोटा है, और ये विलायक हो जाएगा। जिस तरह आपको पूरा सॉल्यूशन की डेफिनेशन में मैंने बताया था, ये विलेय तथा ये विलायक दोनों मिलकर बना रहे हैं। तो अगर ए का मोल प्रभाव देखेंगे तो क्या देखेंगे, ए का मोल प्रभाव यानी मोल फ्रैक्शन क्या आएगा, उसके मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। कुल मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, n+n। विलियन में कुल मोल कितने होंगे, विलेय के मोल पर विलायक के मोल। आंसर बस सेम यही करना है। और हाँ, इसे जीटा से प्रदर्शित करते हैं। जीटा ये एक्स टाइप का होता है, ये मान सकते हैं जीटा। अरे जीटा नहीं यार, जीटा, ठीक है। जीटा बी का मोल प्रभाव कितना आएगा, कैपिटल N अपॉन स्मॉल n+n। ये हो गए हमारा मोल प्रभाव। लेकिन अब हमें एक चीज डिस्कस करनी है, जो पिछली बार या 2-3 साल 1-2 साल पहले बोर्ड में पूछी गई थी कि मतलब विलियन में उपस्थित समस्त घटकों का मोल प्रभाव का योग 1 होता है, ये सिद्ध करिए। तो सिद्ध करने के लिए अब हम देखेंगे किस तरह इसको सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले वही लिखेंगे माना कोई विलियन है जिसके 2 घटक A तथा B हैं। A विलेय है, B विलायक है। A के मोलों की संख्या स्मॉल n, B के मोलों की संख्या कैपिटल N। अगर आप थ्योरी ना लिख पाया करिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं थ्योरी भी एक फोटो में लिख दूंगा या फिर नोट्स में लिखवा दूंगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि थ्योरी लिखना बहुत जरूरी है यार, बिना थ्योरी के नंबर नहीं मिलते हैं। N और कैपिटल N है, ठीक है। तो A का मोल प्रभाव ये है, B का मोल प्रभाव ये है। तो मैं विलियन में उपस्थित कुल घटक, जैसे जीटा A बराबर कितना आया,
स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस एन, जीटा बी बराबर यानी बी का मोल प्रभार कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस एन। ये आया। अब आया इतना समझ में। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे जीटा ए प्लस जीटा बी, जैसे आपको नीचे दिख रहा होगा, जीटा ए प्लस जीटा बी इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन एन प्लस एन प्लस कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये आपको दिख रहा होगा जीटा ए प्लस जीटा बी। हाँ, अब इसको मैं इस तरफ सॉल्व कर देता हूँ, जल्दी से लिखिए। यहाँ पे रफ करना है मुझे, थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, जैसे रफ ना करें। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जब ये ऊपर जुड़ेगा तो आएगा एन प्लस कैपिटल एन, नीचे भी स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो कट जाएगा, आएगा 1। हमारा प्रूव हो गया। बस इतना ही बताना था, ठीक है। तो यहाँ से जब इक्वेशन आएगी, जल्दी से नोट करिए, मुझे थ्योरी मिटानी पड़ेगी, नोट करिए जल्दी से। ओके, इस तरह लिखा हुआ जीटा ए प्लस जीटा बी इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जीटा ए इज इक्वल टू 1 माइनस जीटा बी, या जीटा बी इज इक्वल टू 1 माइनस जीटा ए। बस जितना ही था हमारा मोल प्रभाव का पूरा कॉन्सेप्ट। जैसे अब एक तरह का क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए दिया गया है कि I2 का मोल प्रभाव, यानी यहाँ पे लिख देते हैं I2 का मोल प्रभाव जीटा ए बराबर 0.5 दिया गया है। तो आप निकाल सकते हो कि जो जीटा बी होगा कितना होगा, तुरंत 1 माइनस कर देंगे, कितना आएगा, जीटा बी इज इक्वल टू 0.5। अब अगर आपको एक चीज दी गई तुरंत आप दूसरी चीज निकाल सकते हैं। और इसी पे हमारा जब हम पढ़ाएंगे अनुसंग गुणधर्म यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो उसमें राउल्ट्स का लॉ है जो सेम मोल प्रभाव के ऊपर है। ठीक है, चलते हैं जल्दी से फॉर्मेलिटी डिस्कस कर लेते हैं, यानी फॉर्मलता। ठीक है, जल्दी से नोट करिए 1 2 3। ओके, यानी फॉर्मेलिटी एक कंसंट्रेशन की टर्म होती है। इसके टर्म में भी हम कंसंट्रेशन को क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे पीपीएम था, मोलैरिटी थी, उसके टर्म में ये भी टर्म है, इसको डिपेंड कर सकते हैं। इसका बेसिकली डेफिनेशन होती है 1 लीटर यानी 1 लीटर विलयन में उपस्थित 1 लीटर विलयन में उपस्थित द्विक लवण या जिसे बोलते हैं डबल सॉल्ट। अभी आप इसके बारे में नहीं जानते, मैं बिल्कुल अभी तुरंत बता रहा हूं, क्योंकि आगे जब आप चैप्टर पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें आपको ये डबल सॉल्ट पढ़ना है। डबल सॉल्ट द्विक लवण के 1 मोल सूत्रभार 1 लीटर विलयन में उपस्थित सूत्रभार 1 मोल सूत्रभार को उस विलयन की फॉर्मलता कहते हैं। उस विलयन की फॉर्मलता यानी फॉर्मेलिटी कहते हैं, फॉर्मेलिटी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन कहीं नहीं पूछी जाती, आप याद करने की कोई जरूरत नहीं, मतलब समझने के लिए याद रखते हैं। 1 मोल ये हो गया। अब 1 मोल, जैसे डबल सॉल्ट क्या होते हैं, तो डबल सॉल्ट हमारे होते हैं बेसिकली जैसे फिटकरी, जिसे बोलते हैं पोटास एलम, यानी K2SO4 का होल थ्राइस, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस, SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, इसे बोलते हैं फिटकरी यानी पोटास एलम। फिटकरी लिख दीजिए, फिटकरी या पोटास एलम। इसी तरह हमारे जो 2 या 2 से अधिक सॉल्ट्स को मिलाकर बनाएगा, जैसे यहाँ पे K2SO4 एक अलग सॉल्ट है, Al2SO4 का होता है एक अलग सॉल्ट है, इन दोनों को मिला के जब बना दिया तो एक फिटकरी बन गई, एक नया सॉल्ट बन गया, इसे बोलते हैं द्विक सॉल्ट। इनका देखिए सूत्र कितना बड़ा है, तो इनका सूत्रभार बोला गया, यानी 1 मोल सूत्रभार को उस विलयन की फॉर्मलता कहते हैं। बस यही था इसकी डेफिनेशन। अब ये देखिए फॉर्मलता का सूत्र वही होता है, सेम होता है, देखिए W/M × V × 1000, बस सेम था। अब जो एक टर्म आता है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इसका मतलब क्या है, जल्दी से इसको नोट करते हैं फिर लिखते हैं। इसे F से अगर प्रदर्शित करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे F से करते हैं, जल्दी से नोट करिए, पॉज करके नोट कर लीजिए फिर जल्दी से। ओके, ऐसे भी पिछली साल 2000 मेंस में 2016 या 17 में आया था, मेंस में क्वेश्चन आया था कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज आर, यानी ताप पर कौन सी क्वांटिटीज निर्भर नहीं करती। जैसे फर्स्ट ऑप्शन था मोलैरिटी यानी मोलरता, फिर है नॉर्मलता। ये क्वेश्चन है हमारा कि 2016-17 में इसमें पूछा गया था टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यानी ताप पर कौन सी क्वांटिटी निर्भर नहीं करती है। फर्स्ट ऑप्शन है
मोलैरिटी, सेकंड ऑप्शन है नॉर्मेलिटी, थर्ड ऑप्शन है फॉर्मेलिटी, फोर्थ ऑप्शन है मोलैलिटी, यानी मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता और मोललता। ये लड़ता है, मोललता, और ये नॉर्मलता, ये फॉर्मलता, और ये है मोललता। ठीक है, इस तरह डिस्कस करना है। अब ये समझिए कि कौन सी क्वांटिटी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, या टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, इसको हम पहचानें कैसे। तो सबसे पहले इसके एक आपको आइडियल गैस इक्वेशन पढ़नी है। कौन सी आइडियल गैस इक्वेशन, आप फर्स्ट ईयर पढ़ के आए हैं, PV इक्वल टू nRT। ठीक है, अब ये आप कहेंगे कि पढ़ना क्यों पढ़ा, क्योंकि जो ये सब क्वांटिटीज है ना, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी, इन सब में ना आयतन आता है, यानी इन सब में ना आयतन कॉमन आता है, यानी V प्रोपोर्शनल टू T, यहां से ये निकला है। और आयतन इस सब में कॉमन आता है, यानी सब में 1 लीटर विलियन आता है। और आयतन जिस जिस क्वांटिटी में आता है वो है मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी में भी आता है और फॉर्मेलिटी में भी आता है। तो अब आप इससे एक चीज समझिए कि जिस क्वांटिटी में भी आयतन डिस्कस करेगा वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होगी। और ये हमारी बेसिकली लिखने का यही तरीका था कि अगर प्रेशर कांस्टेंट कर लेंगे तो वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि n हमारा मोलों की संख्या कांस्टेंट होती है, R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और V हमारा सीधे टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, यानी आयतन जो है यानी वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, तो जो वॉल्यूम पे डिपेंड करने वाली क्वांटिटीज हैं वो भी तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगी। तो इसका आंसर क्या होगा, मोललता। मोललता कभी भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि इसका सूत्र आप खुद देख लीजिए, m डैश लिख देते हैं, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W। कहीं आयतन आया नहीं आया, जबकि इन सबके अगर सूत्र लिखेंगे आप तो उसमें आयतन आएगा। तो बस यही था, इस तरह के आप 1-2-3 क्वेश्चन और लगाइएगा, सब पूछे जाते हैं। तो अगला वीडियो हम अपने पूरे न्यूमेरिकल्स रखेंगे। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।